नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एनबी न्यूज की खास पेशकश महासंग्राम 2022 में आप सभी का स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है। ठंड के चलते मौसम का तापमान तो ठंडा है, लेकिन सियासी पारा बिल्कुल हाई है। सियासत की बात की जाए तो गंदी इतनी हो गई है कि सत्ता के लालच कुछ भी करवा दे, चाहे वो बेटी को छोड़ पार्टी का दामन बदलना हो या किसी दलित के घर में भोजन करके सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करना हो। राजनीति भी सोचती होगी कि मैं कितनी दलित हो गई हूं। और इस बार पिछड़ों ने तो जिस तरीके से बीजेपी से मुंह मोड़ा है, तो सच में सत्ता पलट के संदेश देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी पिछड़ों की आड़ में दलितों को साधने में जुटी है। उधर सीटों में भी दलितों पर दांव खेलती बीजेपी नजर आ रही है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद से अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा, उन्हें घर जाने पर बहुत बहुत बधाई। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि 80% जनता हमारे साथ है। इस बार जनता सरकार बदलने का पूरा मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की गई है, उसमें 44 ओबीसी यानी कि पिछड़ा उम्मीदवार हैं, 19 एससी यानी कि दलित उम्मीदवार हैं और 10 महिलाएं शामिल की गई। तो वहीं 63 विधायकों को रिपीट भी किया गया है। जिस तरीके से विधायकों का टिकट कटने के अंदेशा लगाए जा रहे थे, उसके बाद से विधायकों ने लगातार पार्टी का दामन छोड़ने का साफ कर दिया था। तो उसके बाद 20 विधायकों के टिकट भी कटे हैं। तो जिस तरीके से महासंग्राम 2022 की रणभेरी पूरी तरीके से बच चुकी है और इसी को लेकर अब बीजेपी ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है, लेकिन अब बीजेपी भी इस मैदान में कूदती हुई नजर आ रही। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके घर यानी कि गोरखपुर भेज दिया गया है। फिलहाल आज महासंग्राम 2022 में हम इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही बीजेपी से मौजूद हैं और रुपेश पांडे समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं और साथ ही आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से फूक चुका है और आज लिस्ट भी जारी कर दी है बीजेपी की और गोरखपुर से अब सीएम योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार हैं, तो किस तरीके से दलितों पर भी दांव खेला गया है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से पिछड़े नाराज होते नजर आ रहे हैं, पूरा मौर्य वर्ग की बात कर लें या वर्मा वर्ग की बात कर लें, ये समाजवादी पार्टी की ओर रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसको और दलित को किस तरीके से साधने की कोशिश की गई है, ये पहली लिस्ट में हमें देखने को मिल गया है? उपाध्याय जी। देखिए, पार्टियां पूरा अपना कैलकुलेशन करती हैं और देखती हैं किसका कहाँ वर्चस्व है, किस जाति का कितने % वोटर वहां पर है। तो बहुत सारे समीकरण उसके पीछे काम करते हैं और जब टिकट बंटवारा होता है तो कोशिश ये की जाती है कि उसमें सभी वर्ग का अनुपात और जनसंख्या के अनुसार या जिस सीट से टिकट मिल रहा है उस सीट की जातीय जनगणना क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी पार्टी है वो फैसला लेती है और वो उसका अपना एक आधार भी है। तो बीजेपी ने जिस तरीके से सभी वर्गों को, ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं, सभी वर्गों के अनुपात में उसे साधने की कोशिश की है। ये बात अलग है कि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हो रहा है वहां आप देखेंगे कि जाट बहुल्य इलाके में जहां आरएलडी का पत्ता साफ था वहां कुछ टेंट बीजेपी को हो रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन अगर पहली लिस्ट की हम बात कर ले तो 44 ओबीसी हैं, 19 एससी हैं और 10 महिलाएं हैं। जी,
देखिए कोई नया नहीं है। आपने पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखा होगा कि फोकस ओबीसी के ऊपर रहा है, और अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद कहीं ना कहीं वो प्रेशर और बढ़ा है, और उस प्रेशर को नल एंड वॉइड करने के लिए उन्होंने उस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि ऐसा लगे कि भी ऐसा नहीं है कि भी ये लोग उपेक्षित हैं। उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई जो वक्त का तगाजा है। बिल्कुल इस समय वक्त यही था, और जो भी लोग बैठे हैं उन लोगों ने इन सब चीजों को मद्देनजर रखे, जैसे पहले अफवाह हो रही थी कि बहुत सारे प्रत्याशियों टिकट कटेंगे वे जो सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन आपने देखा कि जब परिदृश्य बदला तो परिदृश्य बदलने के साथ ही टिकट तो कटे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं कटे। और फिर ये फर्स्ट फेज में आप देखेंगे कि किसान बाहुल्य क्षेत्र, एक्चुअल में हम मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना ये बेल्ट को देखेंगे, जो जाट बाहुल्य इलाके हैं वहां कहीं ना कहीं एक चेंज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से आरएलडी के साथ जा रहे हैं और जैन को बढ़त मिल रही है, जो सर्वे आ रहे हैं, तो बीजेपी पूरे अपने जितने एफर्ट्स हैं उन सब एफर्ट्स के थ्रू कोशिश कर रही है। बिल्कुल और मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो प्लान होता है फर्स्ट फेज में, लास्ट में कौन सा किससे बॉलिंग करानी है, किससे बैटिंग करानी है, तो वो अभी और देखने को मिलेगा। बिल्कुल आरपी उपाध्याय जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले अश्विनी शाही जी से पूछ लेते हैं कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ उसी सीट से प्रत्याशी हैं जहां कभी वो बीजेपी के राधा मोहन दास को हरा देते थे। जी एक बार सवाल और दोहरा देंगे क्या? जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ उसी सीट से प्रत्याशी हैं जहां से वो कभी बीजेपी के राधा मोहन दास को हरा देते थे। जी देखिए, गोरखपुर उनका शहर है और गोरखपुर से वो 98 से लगातार एमपी थे, और गोरखपुर सदर में जिसको माननीय योगी जी या माननीय स्वर्गीय महंत अवैधनाथ जी का आशीर्वाद जिसको मिलता था वही चुनाव जीतता था। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मतलब माननीय श्रद्धेय अवैधनाथ जी जब जिंदा थे तो हमारे राज्यसभा सदस्य माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी वहां से चुनाव लड़ते थे, और 89 में शायद चुनाव हुआ था एक साथ लोकसभा और विधानसभा का, तो साथ में लड़े थे लोग। तब से भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही। चलिए रुपेश हराने का ये हम नहीं समझ पाए आपके सवाल का। नहीं, ये कभी राधा मोहन दास वहां से प्रत्याशी हुआ करते थे और वो सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें हरा दिया था। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी कभी एमएलए का चुनाव लड़े नहीं हुआ। एमपी पहली बार वो एमएलए लड़ने जा रहे हैं। एमपी थे, और राधा मोहन जी शुरू से जुड़े रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और संघ से जुड़े रहे। जब से माननीय शिव प्रताप जी वहां से चुनाव लड़ना वहां से हटे और तो राजनीति से थोड़ा सा जो है केंद्र में गए, वो तो पीछे जो है राधा मोहन जी वहां से चुनाव लड़। अब उसी सीट पर फिलहाल वो वोट मांग, अब उसी सीट पर अब वो वोट मांगने जाएंगे रुपेश पांडे जी। जी रुपेश पांडे जी अब उसी सीट पर वो वोट मांगने जाएंगे जहां से वो बीजेपी को हरा दिया करते थे। देखिए ये तो इस पार्टी का अपना निर्णय रहा कि कहां से उतारेंगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से जानना चाहूंगा कि कभी उनका नाम चलता था प्रयागराज से, कभी चलता था अयोध्या से, कभी चलता था मथुरा से, आखिर ऐसा क्या हो गया एकदम कि उनको उनके घर से ही लड़ने जाना पड़ा? क्या ये समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता से, या अयोध्या में माननीय जो हमारे वहां से तेज नारायण पांडे जी की लोकप्रियता, या उनके जो इस समय उनका क्षेत्र में जो दबदबा है उससे वो डर गए? चलिए जवाब ले लेते हैं अश्विनी शाही जी। देखिए सब अयोध्या, मथुरा और गोरखपुर की कोई बात नहीं है। हमारे सपा के मित्र कह रहे थे क्या ऐसी बात हो गई,
ये तो पार्टी का निर्णय है। यहाँ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है बंधु, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। आप लोगों को बनने में बहुत सालों लगेंगे। उत्तर प्रदेश से बाहर आप लोग आज तक निकले नहीं है। आप लोगों का अखिलेश जी पर शुरू और अखिलेश जी पर खत्म, तो तुम ही पे शुरू और तुम ही पे खत्म वाला नारा है आप लोगों का। देखिए गुरु लड़ाया जाता है। एक अकेला आप सब पर भारी पड़ गया। आपको मथुरा अकेला ही फैल गई इन लोगों के। एक अकेला अब जो है उन पर तंज कस रहे हैं कि गोरखपुर क्यों चले गए। अरे भाई, गोरखपुर से 98 से वो जीत रहे हैं, 98 से लगातार जीत रहे हैं। आपको एक बात और बता दें, जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तो वहाँ लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। वहाँ समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी जीता, तो वहां से उपचुनाव भी हरवा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। वही गोरखपुर है, आपको पता होगा। ऐसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हारते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे, इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी। लेकिन वो अटल बिहारी वाली भाजपा अलग थी, आडवाणी जी वाली भाजपा अलग थी। वहाँ सम्मान होता था बड़े बुजुर्गों का, आज सम्मान नहीं होता। यहाँ आपकी पार्टी केवल दो लोगों पर टिक गई है, मोदी और जी पर और अमित शाह जी पर। इसके अलावा कोई भी नहीं रह गया है। आपको बता दें कि आज आडवाणी जी की बहुत इच्छा थी राष्ट्रपति बनने की, आज उनको आपने साइड लाइन कर दिया। हमारे आदरणीय आपके मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे लोग, यशवंत सिन्हा जी, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। उनको जिस तरीके सम्मान होना था, जिस तरीके सम्मान मिलना था, इस भाजपा सम्मान नहीं दे पाया। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा ही और थी। उत्तर प्रदेश से बाहर निकल कर 1% वोट भी पाकर दिखाइए। अब चुनाव यूपी का हो रहा है, मैं यूपी पर ही बात करना चाहूंगा। बाहर क्यों भाग रहे हैं? भागिएगा 11 तारीख को भागिएगा, अभी मत भागिए। अभी तो 10 तारीख को यही रुकना, हमारी शपथ करवा के जाइए। आप ख्याल कम करिए अपने। अखिलेश जी से ने जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी का माई छीना, चाचा को पार्टी से भगाया, वो भी संस्कार देखिए ना आप लोग। नहीं होता है, नहीं होता है। एक घर में 4 बर्तन होते हैं तो 4 बर्तन खटकते जरूर हैं, लेकिन समय पर फिर एक ही जगह पर रखे जाते हैं। ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक घर में 4 बर्तन होते हैं, चारों खटकते हैं, परंतु कुछ समय बाद वो इकट्ठे एक ही जगह पर रखे जाते हैं। वो तो समय था, उसका आपने लाभ भी उठाया। आपने सरकार बनाई 2017 में। अगर ये सब नहीं होता, चाचा भी ने म्यान से तलवार खींच ली है। मजबूरी पड़ गई। चलिए अश्विनी शाही जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि आखिर वो मुखिया हैं यूपी के, वो कहीं से चाहे कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अभी मथुरा को लेकर चर्चा थी, अयोध्या से तो फिलहाल उनका तय ही माना जा रहा था। जिस तरीके से चर्चाएं सामने आई थी, वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वापस उन्हें गोरखपुर भेजने का क्या विचार हुआ? रुपेश पांडे जी लौटेंगे आपके पास। अश्विनी शाही जी, ना तो मीडिया से पूछ के टिकट बांटा जाता है, ना समाजवादी पार्टी से पूछ के बांटा जाएगा, ना मुझसे पूछा जाएगा। ये वहां पर जो हमारी चुनाव समिति की बैठक होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, ये वो डिसाइड करता है। जहां भेजा गया वहां वो चले गए। इसमें समाजवादी पार्टी को क्यों दर्द हो गया? चलिए पूछ लेते हैं रुपेश पांडे जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको दर्द हो गया अगर वो अपने गृह जनपद से चुनाव लड़ रहे हैं? वो एक उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अयोध्या में उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है, जैसा कि आपने भी बताया। परंतु अयोध्या में हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है, वहां पर जो भूमि घोटाला, तो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की उस सीट पर जमीन खिसक गई है वहां से। घोटाला देखिए भाई, आप यहाँ का भूमि घोटाला मत देखिए। नोएडा के चले आ रहे हैं आप लोग। आपका सबसे बड़ा मुद्दा रहता था मंदिर का। मैं भी हिंदू हूँ, मैंने भी सहयोग किया है, परंतु जो आपकी सरकार है, आपने राम भगवान का सहारा लेकर के उनकी जमीन का घोटाला करने का काम किया है। आप लोग उससे डर करके वहां से उनको भागना पड़ा, आपको वहां से भागना पड़ा। कहा आप हिंदू हैं, लेकिन गलत दल में जाकर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कितनों को ऐसे गलत ठहराएंगे अश्विनी शाही जी? कितनों को आप गलत ठहराएंगे? इस तरीके से अगर आप गलत ठहरा रहे हैं तो आप कितनों को गलत ठहराएंगे? गलत क्या, मैं कह रहा हूँ ये लोग गलत जगह जाकर फंस गए हैं। जो पार्टी एम और वाई, मुस्लिम और यादव की बात करती है, जो आज देखिए आपने
सतगुरु जी कहा। अभी आरवी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं भी एक बार इनसे समीक्षा में ये जरूर जानना चाहूंगा। रुपेश पांडे जी, मौका दिया जाएगा। रुपेश पांडे जी जवाब ले लेते हैं। रुपेश पांडे जी 1 मिनट जवाब ले लेते हैं। देने की बात तो वो सेकुलर, और हम जो है सामूहिक शादी कराएं तो वो हम 3 तलाक का मुद्दा हटवाएं तो हम कम्युनल। तो हमको कम्युनल क्यों कहते हैं ये लोग? ये लोग तो शुद्ध रूप से क्या क्या किया, अभी फेरहिस्त लंबी है जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो ये गलत जगह फंसे हैं। रोजा अफ्तारी वाली पार्टी में आइए, हमारे यहाँ भी MY है। MY मतलब मोदी और योगी हमारे यहाँ है। आपको यहाँ की राजनीति कराते हैं और नवरात्र में भोज भी कराते हैं। हम वो लोग हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ आप केवल चुनाव मुस्लिम करते हैं, उसके बाद चुनाव से 2 महीना पहले आप हिंदू लेकर के आते हैं, चुनाव 2 महीना बाद आप उनको जातियों में बांटने का काम करते हैं। चाहे जाटव बना देते, कुर्मी बना देते, पासी बना देते, ठाकुर बना देते, क्षत्रिय बना देते। या तो 500 साल आप एक ही बात रख के चलिए कि आप हिंदू ही हैं। आप चुनाव से 2 महीना पहले आप हिंदू बना देते हो सबको, उसके बाद क्या करते हैं भली भांति जानते हैं। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आपको दलित के घर खाना खाना पड़ गया? सब हिंदू है तो आपको दलित का नाम क्यों दे रहे हैं? आप ये भी कह सकते हैं कि हम हिंदू क्या करना है। हिंदू है, हिंदू अब जाग गया है देश का, और हिंदू जाग चुका है। हिंदू का मतलब नहीं, चलिए बिल्कुल ये चुनावी माहौल है तो अब्बा जान और जिन्ना तो इसमें आते ही आते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल में सिर्फ विकास से काम नहीं चलता है। अश्विनी चाहे जी, रुपेश पांडे जी, आप दोनों लोग ध्यान से समझ लीजिए। जनता इसका जवाब भी तरीके से देगी। केवल आपके पास एक मुद्दा रहेगा, आप विकास के मुद्दे बात करिए, आप स्वास्थ्य के मुद्दे बात करिए, आप रोजगार बात करिए, लेकिन एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का। आपके पास मुद्दा नहीं है। आप जैसा आपके पहले आप हिंदू मुस्लिम चलाते हैं, उस पर चुनाव इस बार जनता। चलिए आप दोनों को बड़ी लंबी देर से मैं सुन रहा था, और दोनों सिर्फ कभी अब्बाजान पे थे कभी जिन्ना पे थे। किसी ने विकास का नाम नहीं लिया कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। ना 2012 से 2017 तक ना रुपेश पांडे जी ने कहा, ना 17 के बाद से अब तक अश्विनी शाही जी ने कहा। आरवी उपाध्याय जी, आखिर जिन्ना और अब्बाजान को क्यों कूदना पड़ता है राजनीति में? विकास से काम नहीं चल पाता है क्या? कराया ही नहीं, मुद्दा कहां से लाएंगे? चलिए 2012-2017 तक आपको भी देखा। आरवी उपाध्याय जी से समझना चाहेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा तो वो असली मायने में, सही मायने में विकास होगा। और जनता चाहती है विकास के ऊपर बात हो, जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो। मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, और वो चाहता है कि उसकी बात होनी चाहिए इलेक्शन के दरमियान। लेकिन दिक्कत ये है कि इलेक्शन शुरू तो विकास के नाम से होते हैं, लेकिन टिकट बंटवारा जाति और धर्म के आधार पर होगा। इलेक्शन लड़ा जाएगा वो जाति और धर्म और संप्रदाय के साथ लड़ा जाएगा, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के कामों में यही हालत है। आप देखेंगे कि किस पार्टी में कहां पर जहां टिकट दे रहे हैं वहां उस जाति के कितने लोग रहते हैं, ये पैरामीटर होता है, और इसी पैरामीटर पर टिकट बंटते हैं। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि विकास के ऊपर भरोसा नहीं है, या विकास पर जनता वोट नहीं करती है। कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेदार हैं, राजनीति, राजनीतिक लोग और जनता। जनता को इन सब मुद्दों पर, चाहे वो जिन्ना है, चाहे वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान, इन सब चीजों पर वोट नहीं करना चाहिए। इस समय उसे अपने मुद्दों के ऊपर वोट करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर करना चाहिए कि वो उसके मुद्दे की बात करें, और उसको मजबूर करें कि पार्टियां के जो केंद्र बिंदु में हो वो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों। देखिए, जनता आखिर आरवी उपाध्याय जी चाहती क्या है? जनता चाहती है विकास हो। जनता चाहती है कि जो आखिरी तबके तक जो लोग खड़े हैं उन तक वो सारी योजनाएं पहुंचे सरकार की जो उनके लिए बनी है। लेकिन यहाँ पर तो हम यही देख रहे हैं कि धर्म की राजनीति, कभी अब्बाजान पे बात हो जाती है, कभी जिन्ना पे बात हो जाती है, कभी कुछ पे बात हो जाती है, विकास पे बात ही नहीं हो रही है। कि देखिए, जो विकास होना चाहिए वो विकास उतना नहीं हुआ है जी, है ना। विकास अगर हुआ होता, गरीबी हटाओ के नारे पर सरकार बनी, जनता ने वोट किया, लेकिन क्या गरीबी हटी? तो जब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आप डिलीवरी नहीं कर पाते हैं,
तो फिर आप धर्म के पीछे, जाति के पीछे, राजनीति छुप जाती है उसके पीछे जाकर। तो फिलहाल चर्चा पर वापस आते हैं और हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी, जिस तरीके से चुनाव आते ही अल्लाह, अब्बाजान और इन सबको कूदना पड़ता है चुनावी माहौल में और विकास वापस लौट जाता है दबे पांव। देखिए, मैं इसी बात पर आ रहा था जी। जब एक्चुअल में विकास नहीं होता है तब आप धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमने विकास किया है, और विकास किया है तो जनता क्यों नकार देती है? बिल्कुल, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो वो होता है कागजी विकास। जब जनता तक विकास नहीं पहुंचेगा और आप कहेंगे कि हमने विकास किया है, तो मैं इसको उस तरीके से लेता हूँ, जले पर नमक छिड़कना हो जाता है। बिल्कुल। और जनता की अदालत है, जब इलेक्शन आता है तो सर्वोच्च अदालत जनता की अदालत होती है, वो अपना फैसला सुनाती है और वो नकार देती है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी ने भी इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था और पिछली बार समाजवादी पार्टी ने भी विकास का एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया था कि हमने काम किया है। काम बोलता है जैसा नारा एक सामने आया था। मैं वही बता रहा हूँ, तो जनता को लगा कि भाई काम नहीं हुआ, लेकिन काम कहीं ना कहीं शांत हो गया है, लग रहा है। अश्विनी शाही जी, दिक्कत यही काम किए हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा, हम विकास के नाम पर भी जा रहे हैं और हम अपने उस सांस्कृतिक मूल्यों के रक्षा के नाम पर भी जा रहे हैं। हम दोनों काम करेंगे। हमने डीबीटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उत्तर प्रदेश से 3 लाख करोड़ से ऊपर का किया है। इसमें बेईमानी शैतानी खत्म है, आगे सीधा लोगों तक पहुंचा है। 1 यूनिट पर 5 किलो राशन आज भी मिल रहा है लोगों को, ये उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। जिन घरों में बिजली नहीं थी, बिजली पहुंचाने का काम भी हमने ही किया है। शौचालय हमने ही दिया है, लाखों घर बनाकर हमने रहने को घर दिया है लोगों को। ये सब काम जो है, अभी 1.5 लाख करोड़ गन्ने का भुगतान तक हमने किया। आज ओडीओपी पे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और एमएसएमई इस समय इंडिया में सबसे बेहतर चल रहा है। हमारी इकोनॉमी पूरे इंडिया में दूसरे स्थान पर हम ले आए, 6वें 7वें पर थी। जो 10 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी चल रही थी, हम उन्हें 21 लाख करोड़ तक ले गए। हमने सब जगह दूना किया है। जहां जो कट्टे की फैक्ट्रियां यहाँ लगती थी, अब मिसाइल भी हम अपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बना रहे हैं, जो नोड हम बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने विकास चतुर्दिक किया है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदला। एक अभी आरटीआई में मांगा गया था कि सबसे ज्यादा नाम किसने बदला उत्तर प्रदेश में, तो उसमें अखिलेश यादव सर्वोपरि है। 2 नाम केवल जो है योगी जी के पक्ष उसमें आया था, और इसको आप जांच करा लीजिएगा। चाहे संत कबीर नगर का नाम हो, चाहे संत रविदास नगर का नाम हो, ये सब उन्होंने ही बदला। मायावती जी ने बदल कर दूसरा किया, इन्होंने बदल दिया। तो ये चीजें जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो आम जनता के लिए कर रहे हैं। चलिए, आप बिजली पहुंचाने की बात कर रहे थे, बिजली बिल पर भी बात कर लेते हैं। अश्विनी शाही जी, एक 5 वाट का बल्ब जलाने के जो महीने का बिल आता है, वो 400 से 500 रुपए आता है। गरीब कैसे भर पाएगा उसे तो बल्ब लगाने में भी दिक्कत होगी जो 100 रुपए का आता है। नहीं, इतनी महंगाई में एकदम आपका 100 वाट का बल्ब 5 वाट का जो एलईडी आती है, उसका बिल भी लगभग 400 से 500 रुपए आता है पर महीने, जबकि गरीब को वो बल्ब खरीदने में भी दिक्कत होगी। दीक्षित जी, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं और इतना बिल तो नहीं आता है। बिल्कुल आता है। नहीं, एकदम नहीं। रुपेश पांडे जी, एक जो है, 1 रुपेश पांडे जी, हम लोगों के यहाँ कनेक्शन है। रुपेश पांडे जी, जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बिल की वजह से कनेक्शन काटे जा रहे हैं जी। एक भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी कि फ्री कनेक्शन बिजली के, तो लाखों लोगों ने फ्री कनेक्शन कराए थे। आज क्या है, आज उनको कटवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ऐसा क्या है कि आज जो फ्री में जो चीज मिल रही है हम उसको वापस कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? कारण भी मैं बताऊंगा, कारण भी मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने उसमें जो इनका फॉर्म था, मैंने फॉर्म 2 दिन पहले ही देखा है, उसमें फॉर्म था, इन्होंने कहा फ्री देंगे, लेकिन उस फॉर्म पर एक छोटा सा नीचे लिखा हुआ है कि इस कनेक्शन का जो पैसा लगेगा वो बिजली के बिल में जोड़ करके दिया जाएगा। लेकिन क्या था, पब्लिक को बताया गया कि हम फ्री में कनेक्शन कर रहे हैं।
फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं, आप कनेक्शन करिए, बिजली चलाइए, परंतु अब उसका पैसा उनके बिलों पर जुड़ के आ रहा है। ये चीजें हैं। उसके बाद बिजली का बिल इतना गांव के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, किसानों मजदूरों का एरिया होता है, इतना बिल बढ़ा दिया कि आदमी रोटी खाने के लिए सुबह काम करता है, शाम को खाने की व्यवस्था करता है, शाम को काम करता है, सुबह व्यवस्था करता है, बिजली का बिल कहाँ से भर पाएगा? अश्विनी साई जी, रुपेश पांडे जी एक दिमाग में मेरे बड़ी अच्छी बात आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसानों के बात करते हैं ना आप, किसानों को कि आपने कृषि बिल वापस ले लिया, आप कृषि कानून वापस ले लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो अगर बात की जाए तो गांव की तरफ चले जाएं, जहां पर खेती होती है वहां पर अगर बात की जाए तो ग्रामीण जो गांव के लोग हैं उनके लिए लाइट अलग जाती है, वो 16 या 18 घंटे की लाइन होती है। और अगर किसानों की बात की जाए तो उनके लिए 10 घंटे ही लाइट दी जाती है, 10 घंटे का प्रावधान है। तो किसानों के लिए ये घाटा नहीं है क्या? उनकी फसलें नहीं सूख जाएंगी? आपने मंथली बिल तो बांध दिया है, लेकिन उसके लिए बिजली भी आपने बांध दी है कि आपको इतने समय से इतने समय मिलेगी। बताना चाहूंगा कि आज के समय में केवल कृषि वाली लाइन पर केवल 6 घंटा बिजली आ रही है। साफ तौर पर आरोप है अश्विनी साई जी, समाजवादी पार्टी का 6 घंटा बिजली आ रही है। एकदम 6 घंटे आ रही है, 8 घंटे आ रही है, उसकी बात आप मत करिए। वो किसान अपने घरों में भी रहता है, खेती करने के लिए जितना उसको लाइट की जरूरत है उतनी सरकार दे रही है। समाजवादी पार्टी के कहने से हम 6 घंटा मान ही नहीं सकते हैं। उसमें बिजलियों को भरपूर मात्रा में दी जा रही है। खेती बाड़ी का काम आज मैं 24 घंटा गाँव के क्षेत्र की जनता के बीच में ही रहता हूँ, मैं गाँव से ही आता हूँ, मैं गाँव से ही बिलोंग करता हूँ। जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो उत्पादन रिकॉर्ड कैसे हो रहा है? जो सरकार खरीद रही है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को ही रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आपने कितने लोगों का सरकारी सेंटरों पर धान खरीदा है? आप गांव में आइए, आप किसानों से बात करिए। आप एक गांव में हमको आप 10 किसान निकाल के दिखा दें जिनमें आप सेंटर सरकारी मूल्य में आपने अनाज खरीदा हो, सरकारी सेंटर पर खरीदा हो, आप हमको दिखा दीजिए। हमने जो लक्ष्य गेहूं में भी लक्ष्य रखा, हमने उस लक्ष्य को पार करने में हमको टाइम नहीं लगा, ठीक है। और धान में अपरंपार खरीद हुई है, ये रिकॉर्ड खरीद आपकी खरीदा नहीं है। किसानी बता दीजिए, आप 10 किसानी बता दीजिए। 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी इस बार यूरिया खाद के लिए, आपकी सरकार की देन है। अरे हमारी सरकार की देन है कि यूरिया बाहर बिकना बंद हो गया। 3 कोटे बाहर नहीं, आप सरकार से 2-2 चलती है, अब कहीं लाठी उत्तर प्रदेश में नहीं चलती है। आप लोगों के समय में लाठियां चलती थी, कोटा रिलीज होता था उसका। हमारे यहाँ कोई न कोटा है, न लाठी है, सबको सुलभ है। सबसे बड़ी समस्या है किसानों की भिड़ता जानवर, उसके लिए आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। गौशालाएं तो बनवा दी, व्यवस्थाएं तो कुछ नहीं की, सब जीरो कर दी। वहाँ पर करने पर आ रहा है तो ये धान पर चले गए, धान पर आया तो ये कहीं और चले गए। चलिए मुद्दों से ना भटकाएं, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, मुद्दों से ना भटकाएं। आरपी उपाध्याय जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि महानगर तो किसी पेरिस से कम नहीं है, ये मैं समझ गया इतनी देर में। ये बहस में मैं समझ, सवाल मेरा आपसे है। बिजली भी चलिए रुपेश पांडे जी, आपसे जवाब ले लेंगे, लेकिन आरपी उपाध्याय जी से हम पूछ लेते हैं कि इतनी बहस जो हुई है उसमें हम समझ गए कि जो हमारे महानगर है वो किसी लंदन या पेरिस से कम नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है कि गांव में जो बिजली कनेक्शन लोगों को फ्री में दिए गए, उसके बाद अब कितनी उन्हें कनेक्शन तो फ्री में दे दिए गए, उन्हें परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब वही बिल, सिर्फ एक बल्ब जलाने का बिल इतना आ रहा है कि उन्हें भरना मुश्किल पड़ रहा है। तो अब हम आपसे यह समझना चाहेंगे कि परेशानी कनेक्शन देने में नहीं हुई, लेकिन कटवाने में परेशानी हो रही है। आरपी उपाध्याय जी, देखिए डेफिनेटली इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी बिजली जो गांव में जाती है पूरी बिजली नहीं मिलती है, रात को आएगी, वो भी एक फेस में आएगी, कम वोल्टेज होगी। ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको अगर आप नकारेंगे तो मैं वही कहता हूँ कि आप जले पर नमक छिड़कें। जो हकीकत है एक्सेप्ट करनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियां गांव का भला करती हैं, गांव का विकास करती है, फिर गांव का विकास क्यों नहीं हो पाता है? सभी पॉलिटिकल पार्टियां किसान की बात करती है, किसान की भलाई की बात करती हैं, गन्ने का भुगतान की बात करती हैं, धान की खरीद की बात करती हैं, लेकिन किसान कल भी कर्जदार था,
आज ही का कर्जदार है, कल भी आत्महत्या कर रहा था और आज ही आत्महत्या कर रहा है। ये बात अलग है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो किसान आपको याद आता है, किसान की समस्याएं याद आती हैं। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वही किसान उसे खुशहाल नजर आने लगता है। तो ये जो बाजीगरी है, ये बाजीगरी यथार्थ से काफी दूर है। हकीकत में देखिए, मैं ये कहता हूं कि एक व्यक्ति की सफिशिएंट इनकम हो जाए, उसको रोजगार दे दें, तो मेरी जेब में पैसा होगा तो न मुझे फ्री बिजली चाहिए। वही किसान के हालात हैं। किसान की उपज का सही मूल्य से मिल जाए तो न उसे कर्ज माफ करवाने की जरूरत है, न बिजली पे सब्सिडी की जरूरत है, वो पूरा भुगतान देने को तैयार है। होता क्या है कि उसकी फसल का खरीद का सही मूल्य नहीं मिलता है। अब गांव में जो मजबूर है, मजबूरी होती नहीं, टैक्स की कोई है नहीं, आमदनी उसकी है नहीं, 500 रुपये महीने बिजली का बिल कहाँ से लाएगा? बिल्कुल, वो नहीं दे पाता है। मैं दिल्ली की बात बताता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने कहा हीराज की कहती थी जितनी बिजली यूज करोगे बिल तो देना पड़ेगा। अरे भाई बिल तो दे दे, आमदनी तो उसकी करो ना, कि उसकी जेब में पैसा है उसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब उसकी आमदनी है, जेब में पैसा नहीं है तो कहाँ से दे? सबसे पहली प्राथमिकता होती है पेट भरना, और वो पेट भरेगा उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य की जो देखभाल है वो जीवन स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ हालात विपरीत है, विषम परिस्थितियों में जनता जी रही है। सिवाय पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं को 4-4 पेंशन मिलती है, बाकियों की पेंशन बंद, बाकी किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। और जब बात आती है सरकारी स्कूल में, जो भी जनप्रतिनिधि है, सरकारी कर्मचारी, उनके बच्चे पढ़ने चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था, आज तक कितना पालन हुआ उसका? पालन नहीं हुआ उसका। सरकारी स्कूल सुधर सकते हैं अगर जनप्रतिनिधि के बच्चे और सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाएंगे। कि एमएलए का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा। आरपी उपाध्याय जी, मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा। एक बार मैं कवरेज के लिए गया था ऐसे गांव में जहां पर एक योजना चलाई गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। उस योजना में सांसदों ने कुछ गांव गोद लिए थे, तो उन गांवों का फिलहाल विकास तो ऐसा हो जाना चाहिए जैसे सांसद का मोहल्ला हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत मैंने वहां की देखी वो वही जो पाषाण काल के गांव थे वैसे ही थे कि ना लोगों के पास रहने को घर हैं, जबकि ये बड़ी बड़ी योजनाओं की बात की जाती है, उज्ज्वला योजना की बात की जाती है, तमाम शहरी विकास योजना की बात की जाती है, ग्रामीण विकास योजना की बात की जाती है। लेकिन जब धरातल पर स्थिति देखी गई तो पूछा गया लोगों से कि क्या सांसद जी को आपने कब देखा था, तो कहा कि सांसद जी तभी आए थे जब वोट मांगे जा रहे थे, वो भी उनके चेले चपाड़े हमसे वोट मांगने आए थे, सांसद जी गाड़ी में बैठे रहे। दिक्कत यही है, योजनाएं सारी अच्छी होती है लेकिन उनका क्रियान्वयन भी हो ना। बिल्कुल। मान लो उस में एक सिलेंडर हमने किसी गरीब आदमी को दे दिया, अब वो कहाँ से पैसे लाए थे भरवाने के लिए? क्यों? उसकी आमदनी नहीं है। गांव में आप देखेंगे जो मजदूर व्यक्ति होता है, कुछ समय के लिए जो खेती में काम होता है तभी उसे रोजगार मिलता है, इसके अलावा वो खाली बैठा होता है। वो कहाँ से बिजली का बिल भरेगा, कहाँ से गैस सिलेंडर भरवाएगा? क्यों? बिना इसके तो काम चल सकता है लेकिन बिना राशन के काम नहीं चल सकता। घर में राशन होगा, बिजली अगर मान लीजिए उसे गैस सिलेंडर नहीं है तो कहीं से लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करके खाना पका के खा लेगा, लेकिन राशन ही नहीं होगा तो सिलेंडर का क्या करेगा? बिल्कुल। सिलेंडर के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें यथार्थ में, लेकिन योजनाएं गांव गोद लेने की बात हुई। अब साहिल जी बैठे, मुझे नहीं कहना चाहिए, पिछले साल कितने सांसदों ने गांव गोद लिए हैं? पहली साल तो कुछ लगा, दूसरी साल उसमें कमी आई, तीसरी साल भूल गए कि गांव भी गोद लेने। बिल्कुल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गांव गोद लिए। उपाध्याय जी मैं सहमत हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का गांव नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से एमपी हुआ करते थे, 7 पूर्वे का गांव लिया उन्होंने, उस गांव के हाल देखिए और जयापुर का हाल देखिए, दोनों का फर्क देखिए। हम बड़े नेताओं की बात करते हैं, सांसदों की छोड़ दीजिए, जो बनारस में जयापुर का हाल देखिए और आजमगढ़ के उस पूर्वा 7 पूर्वे का तमौली या कौन सा गांव है वो देखिए, वहां पर उन्होंने लिया। बड़े नेता जब काम नहीं करते हैं तो छोटे नेता कहाँ करेंगे? सोच ये थी एक सांसद एक गांव हर साल गोद ले, एक 5 वर्षीय योजना में 5 गांव तो कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छे हो जाएंगे।
यानी मंतव्य अच्छा था, लेकिन नेताओं ने पलीदा लगा दिया उसको। बिल्कुल लावारिस की तरह छोड़ दिया गोद लेने के बाद, लावारिस की तरह छोड़ दिया गया बिल्कुल गोद लेने के बाद से। रुपेश पांडे जी, देखिए आदर्श गांव की बात हुई। मैं जनपद शाहजहांपुर से आता हूँ जी। यहाँ के सांसद माननीय अरुण सागर जी, इनसे पहले माननीय कृष्णा राज जी रही हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही हैं। हमारे यहाँ शहीदों की नगरी भी कहा जाता है शाहजहांपुर। यहाँ पर एक गांव है नवादा दरोबस्त जी, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको फांसी की सजा दी गई ठाकुर रोशन सिंह का गांव है वो जी। आज उनके गांव की स्थिति ये है कि आप गाड़ी घोड़े से जा नहीं सकते गांव के अंदर। आप वहां पर कोई भी सामान्य चीज नहीं ले सकते। वहां पर वहां की स्थिति, बिजली की व्यवस्था बहुत खराब, सड़क की व्यवस्था बहुत खराब, जल की व्यवस्था बहुत खराब। कह रहे हैं, क्या आप सहमत हैं कि सांसदों ने गांव गोद लेके गांव का विकास किया? मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उपाध्याय जी राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ। मैं उपाध्याय जी आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ और आपकी बात पर सरोकार भी रखता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि बन जाता है वो जनता की तरफ देखता ही नहीं, और वही कारण होता है कि चुनाव के समय उनको दूसरा घर तलाशना पड़ता है। अरे पांडे जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आखिर गोद तो लिए गए, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने गांव का ही विकास नहीं कर पाया। बहुत से ऐसे मंत्री हैं जी, बहुत से लोग हैं ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना विकास किया। गायत्री प्रजापति देखिए कितना अपना विकास किया। देखिए इलेक्शन के टाइम पर अपना विकास तो फिलहाल सारे पार्टी के नेता करते हैं, ये तो फिलहाल कहने की बात नहीं है। अपना विकास कर लिया, अपने बेटे का विकास कर लिया, अपनी बेटी का विकास कर लिया, नाती का विकास कर लिया, पोते का विकास कर लिया। पोते तक के लिए भी जगह छोड़ जाते हैं कि यार राजनीति में घुसाओ और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। उसके आगे अपने वेतन भत्ते बढ़ाने और सब एक हो जाएंगे, वेतन भत्ते बढ़ा लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए, नहीं आएंगी। सब पॉलिटिकल पार्टियां एक हो जाएंगी, आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे। चंदा कहां से आया बिल्कुल नहीं बताएंगे। ईमानदारी का खेल है तो बताने में दिक्कत क्या है? आप 4 पेंशन लेंगे। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, केंद्र में सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लाते, बिल क्यों नहीं लाते, क्यों लाते? ये खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। इनकी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा आता है, कहाँ से आता है इनको खुद नहीं पता। ये जवाब क्या देंगे? भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं आप। बिल लेके आ जाएंगे, किसानों के खिलाफ बिल लेके आएंगे, व्यापारियों के खिलाफ बिल लेके आएंगे। आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार को ब्लैकमेल करके सीबीआई की रिपोर्ट बदलवा कर वो पूरा खत्म करा दिया, उसको दूसरा रूप दे दिया। सरकार बचाया आपने कांग्रेस का, तो आप लोग तो इस तरीके की बात मत किया कीजिए। इसीलिए राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आते हैं अपने अपराध छुपाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, बिल्कुल जिस तरीके से करवाने के लिए अपराधी लोग राजनीति में आते हैं। राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। बिल्कुल हुआ। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, आरबी उपाध्याय जी, पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर राजनीति शय ना देती तो बड़े बड़े नेताओं को आने, बड़े बड़े अभिनेताओं को आने क्या जरूरत थी? अरविंद कुमार शर्मा को राजनीति में आने क्या जरूरत थी? आईएएस रह चुके हैं, उन्हें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? पीएम मोदी करीबी माने जाते हैं, उन्हें एमएलसी बना दिया गया। उप मुख्यमंत्री के पद के लिए वो दावेदार थे। राजनीति में आएगा या नहीं ले आएगा, ये राजनीति का जो दोहरा चरित्र है, हिसाब से आते हैं। नहीं, संविधान के हिसाब से तो मैं भी राजनीति में आ सकता हूँ, मैं भी राजनीति में आ सकता हूँ, बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन राजनीति इतनी गंदी हो गई कि सबको अपने आप को बचाने के लिए राजनीति का सहारा कहीं ना कहीं लेना ही पड़ता है। संविधान के हिसाब से गाँव का विकास करो, संविधान के हिसाब से व्यक्ति का विकास करो, उस वोटर की समस्याओं का निदान करो। तो संविधान तब कहां चला जाता है जब एक गरीब आदमी को संविधान की जरूरत होती है, तब संविधान कहीं नहीं ले जाता। कश्मीरी पंडित आदमी विस्थापित इस देश के अंदर एक कलंक है। संविधान है, व्यवस्था है, व्यवस्था न न्याय दे पाई और न कश्मीरी पंडितों को बता पाई। करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो लोग कहते थे कि धारा 370 नहीं हट सकती है और 35 से नहीं हट सकता है, हमने हटाया एक झटके में। उसको भी सुधारने का काम हमने संविधान के दायरे में रहकर किया। आपको बताने की जरूरत नहीं है नहीं कि हमने क्या नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के लिए किसने क्या किया और आज कर रहा है। कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला, 170 हट नहीं। भाई जी, कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला।
आप संतुष्ट हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी कश्मीरी पंडितों को अगर जहां भी अब हम लोग बसाना शुरू कर दिए हैं, जब से 370 हमने हटाया है, हमने बसाना शुरू कर दिया है, लोगों को वापस जाना और कहने में फर्क है। बात कश्मीरी पंडितों के बसाने की बात करते हैं, यूपी में पंडितों का हाल पूछ लीजिए इनसे, यूपी के पंडितों का हाल पूछिए। कश्मीर तो बाद में चलेंगे, चुनाव के बाद छुट्टियां मनाने वही चलेंगे कश्मीर में, लेकिन यूपी में बात कर लेते हैं। यूपी में ब्राह्मणों की क्या हालत है? अश्विनी साई जी, छुट्टियां मनाने कश्मीर ही चलेंगे चुनाव के बाद, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यूपी की राजनीति पर। यूपी में ब्राह्मणों क्या हाल है? खुशी दिवो की बात कर लें, उसका क्या उसका सिर्फ क्या यही दोष था कि 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी? केवल कहने के सर्वोपरि रहते हैं, केवल कहने के। खुशी दुबे का अपराध क्या था बताइए? खुशी दुबे का अपराध क्या था? सुनने आप थोड़ा सुनने की भी आदत। चलिए अश्विनी साई जी और रुपेश पांडे जी, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं आरपी उपाध्याय जी से। एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड में आरपी उपाध्याय जी को दे रहा हूँ। आरपी उपाध्याय जी 10 मिनट 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। आरपी उपाध्याय जी, देखिए, कथनी और करनी का फर्क है। रुपेश पांडे जी कह रहे थे उसे न्याय नहीं मिला, उस न्याय दिलवाने के लिए आपने कितना आंदोलन किया, कितने सड़क पर आए, कितनी सहानुभूति आपकी है, वो जनता ने देखा है। और देखिए, कथनी का फर्क एक पार्टी में नहीं है, राजनीति का चरित्र ऐसा हो गया है। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का व्यवसायीकरण, राजनीति का भ्रष्टाचारीकरण, क्या क्या उपाधियां नहीं है। बिल्कुल। और जनता क्या करे? वो जनता तो न उसके बाद रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है। कोरोना आता है, नदियां में लाश तैर जाती है, दवा मिलती नहीं है, ऑक्सीजन के लिए मारा फिरता है। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टियां अगर प्राथमिकता के आधार पर जो जरूरत है उनके हिसाब से काम करें, मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने काम किया होता तो कोरोना की 6 लहर आ जाती, तब भी कम से कम लोग बच तो जाते। तो मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को यही कहूंगा, जो बेसिक सुविधाएं हैं हाँ बिल्कुल। फिलहाल अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। फिलहाल मुद्दा अभी भी यही बरकरार है कि आखिर अब्बाजान और जिन्ना को यूपी की राजनीति में क्यों कूदना पड़ता है? क्या विकास के जो मुद्दे हैं वो ठंडा जाते हैं जब तक 2022 विधानसभा चुनाव आएगा? तो फिलहाल एएनबी न्यूज की खास पेशकश महासंग्राम 2022 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।